जी, आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़े टाइम के लिए सही लेकिन हमारे साथ आप जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आलोक जी के पास आता हूं और उनकी टिप्पणी लूंगा। आलोक जी, बाकी सारे मुद्दे तो फेल हो गए बीजेपी के, महिला आरक्षण हो या बाकी विकास के मुद्दे हैं, बात ही नहीं करते। महंगाई वगैरह की बात भी नहीं होती है, बेरोजगारी की बात वो नहीं करते हैं। तो फिर ले दे के, जैसे कि कर्नाटक में बात कहीं और से शुरू हुई थी और आखिरी हफ्ते फिर वो बजरंग बली पे आ गई थी। अभी वो शुरू से ही देखा जाए तो अब धर्मांधता के फेर में आ गए कि अब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब ज्यादा विकास के चक्कर में मत जाओ, शुरू से ही धर्मांधता में चले जाओ ताकि बाद में हमें मुड़कर कोई लॉसेस ना आए। और शायद यही कारण है कि साउथ के चक्कर काफी लग रहे हैं, मंदिरों के चक्कर बहुत लग रहे हैं। ममता बनर्जी भी आज एक मंदिर में गई, फिर एक मस्जिद में गई, एक गुरुद्वारे में गई, एक चर्च में गई, उन्होंने भी रिकॉर्ड बना दिया। तो सर्वधर्म रैली थी उनकी आज एक, तो उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया इसके लिए। पहली बार 4 धर्म स्थलों में वो एक साथ जाती हैं, कालीघाट भी जाती हैं वहां से। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज लगता है कि भारत में भी हिंदुओं का वर्ग डिवाइड हो चुका है। मैं 80-20 की बात करूंगा, वो 80-20 नहीं जो 80 हिंदू हैं और 20 मुसलमान हैं। मैं हिंदुओं के अंदर भी 80-20, यानी कि उसके अंदर भी करीब करीब समझो 30 करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो बिल्कुल कट्टर हैं, बिल्कुल उग्र हैं। और उनके जो हाव भाव मैं देख रहा हूँ, जो टीवी पे फोटोग्राफ्स भी आ रहे हैं, और जिस ढंग से मोटरसाइकिलें चलाते हैं, त्रिशूल भाले हाथ में लेके जाते हैं, ऐसा लगता है कि सारे चोर उचक्के लुटेरे भगवाधारी हो गए इस टाइम। और जितने भी यौन शोषण करते हैं वो भी इस टाइम, भैया इंडस्ट्री के जो लुटेरे हैं वो भी आजकल भगवा चादर ओढ़कर आ गए हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। लेकिन फासिज्म का जहर गहरा चला गया सर, ये इतना जल्दी नहीं निकलेगा। आलोक जी। धन्यवाद दिनेश जी। मैं इसको इस तरीके से देखना चाहूंगा कि ये धर्म के नाम पर एक अफीम चटा दी गई है, और ये अफीम का असर या नशा कब उतरेगा ये अफीम देने वाले को भी नहीं मालूम है, और अफीम खाने वाले को भी नहीं मालूम है। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात है, तो मैं ये कहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी, जैसे वो थाली में तमाम व्यंजन सजाए जाते हैं ना, जैसे अभी वहां पर वो 56 भोग लगाए गए वो तमाम मंदिरों में देश में, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी चुनाव की जो बिसात होती है, जो चौसर है, वो इसी तरीके से बिछाती है। वो उसने सब लोगों को लगा दिया राम में, पूरा मीडिया लग गया राम में, वैकल्पिक मीडिया लग गया राम में। ठीक है, लग गया, कोई बात नहीं, बड़ी घटना थी। अब आप राम की आलोचना करें, राम का इनविटेशन आया नहीं आया, रामलला का इनविटेशन कौन देगा नहीं देगा, शंकराचार्य करेंगे नहीं करेंगे, सारे लोगों को इसी बहस में पूरे मीडिया को लगा दिया उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2-3 काम किए। पहला, ये लोकसभा चुनाव के तो छोड़िए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां उन्होंने विधानसभा के समय के दौरान ही कर दी थी, विधानसभा के दौरान ही कर दी थी। क्या कर दिया था? सब एक लाभार्थी थे, उनको अगले 5 साल तक के लिए मुफ्त राशन दे दिया था। ठीक, अब एक तो राशन तो दे दिया, ये बड़ी योजना है, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो गोदी मीडिया का हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, या किसी भी मीडिया का ना हो, तो भी उसके लिए 5 किलो राशन फ्री में मिल रहा है, क्या दिक्कत है? पहला। दूसरा, उन्होंने ये काम किया कि वो अर्थव्यवस्था, अभी आप ये मान करके चलिए कि अर्थव्यवस्था के बड़े चमकीले आंकड़े आने लगे। अचानक से 13.5 करोड़ के जो गरीबी से बाहर हुए थे वो 25 करोड़ हो जाते हैं। नीति आयोग की शानदार रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट भी बड़ी दिलचस्प आती है कि पहले ऐसा हुआ था इसलिए आगे भी ऐसा हुआ होगा। क्रमवार तो आंकड़े है ही नहीं, आप हर साल के आप आंकड़े दीजिए, वो है ही नहीं। एक तो उन्होंने गरीबी का कर दिया कि वो बड़ा महान काम कर रहे हैं। दूसरा काम जो उन्होंने किया, और या जो करने जा रहे हैं, जिसको मैं उम्मीद करता हूं कि वो करेंगे, हर हालत में करेंगे, वो काम है कि वित्त जो बजट पेश किया जाएगा, आप इसको वोट ऑफ अकाउंट्स मत मानिए, आपको वो लेखानुदान नहीं होगा 3 महीने का, उसमें होगी घोषणाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2019 का जब चुनाव हुआ था, तो मोदी जी के कार्यकाल में उसमें 2 घोषणाएं हुई थी जो सबसे प्रमुख थी। एक थी किसान सम्मान निधि की घोषणा, अंतरिम बजट में हुई थी, और दूसरी हुई थी आयकर छूट की घोषणा। 2। अब सवाल है कि ऐसा ही क्या अपनी झोली भर रखी है, पूरी भरी रखी है। नतीजा ये हुआ कि जब आपका यूक्रेन वॉर हुई थी, यूक्रेन वॉर जब चल रही है अभी भी, तब से लेकर तब $105 पहुंच गया था पर बैरल में तेल।
और उसके बाद घट करके ये 80 पे आ गया। अभी जब इजराइल का हुआ था तो ये थोड़ा सा फिर इसने कुलाचे मारी थी, 85 तक पहुंचा था, फिर नीचे आ गया, 80 पे आ गया। तो आप ये मान के 80 79 ऐसे ही चल रहा है वो। मैं आपको तो अब एग्जैक्ट फिगर दे दूं। पहले 9 महीने के भारत की 3 कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, एचपी, बीपी। इनका जो नेट प्रॉफिट है, आप माइंड विल ब्लो अवे, सिर्फ 9 मंथ्स का नेट प्रॉफिट 75,000 करोड़ है। 75,000 और ये अगले 3 महीने के लास्ट 3 महीने छोड़ के 1 लाख करोड़ होगा। और पिछले हाँ। साल जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 1137 करोड़ था तीनों कंपनी को, टोटल 1137 करोड़। अब 100 गुना प्रॉफिट होगा सर उसका इस साल सर। आप सोचिए कि लूट अब की आप लिमिट कितनी है। सोचिए झोली कितनी भरी हुई है, 1 लाख करोड़ तो यहां से कमा रहे हैं वो। और दूसरा, अभी आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हम लोगों ने रूस से जो तेल मंगाया था और जो तेल जो यूरोप में जो निर्यात किया था, उसमें भी सरकार ने अपनी 5 उंगलियां में अपने वो घी बटोरे थे। क्या किया था उन्होंने? विंडफॉल टैक्स लगाया था। विंडफॉल टैक्स जो लगाया था उससे भी 45,000 करोड़ उनकी जेब में आ चुके हैं वो। तो यानी 1.5 लाख करोड़ का तो ये सीधा सीधा ये हुआ मामला। प्लस अब 4 इसके लाख बाद करोड़ की, प्लस 4 लाख करोड़ का एक्साइज है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 3 हाँ, लाख स्टेट का सर, 22 से वैट जो है 23 के बीच में वो 4 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। वो लगभग शायद 4,30,000 या ऐसी कुछ करोड़ है। यानी झोली पूरी भरी हुई है, इतनी झोली भरी हुई है कि जब झोली नहीं भरी थी तब किसान सम्मान निधि डाल दी थी और एक छूट दे दी थी। अब जब झोली भरी हुई है तब आप तैयार हो जाइए, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, कर्नाटक ने दिखाया, क्या दिखाया? राजलक्ष्मी। मध्य प्रदेश ने क्या दिखाया रास्ता? लाडली बहना। छत्तीसगढ़ ने क्या रास्ता दिखाया? अब इन सारे रास्तों को वो सब मिलाकर तो एक बड़ा रास्ता तो तैयार कर ही देते ना। भारतीय जनता पार्टी की तो खासियत बात है ही, पुरानी कई योजनाओं को समेटेगी, एक नया नामकरण करेगी और उसको धुआंधार प्रचार के तहत परोस देगी वो। तो अब सवाल है कि ये जो मध्य वर्ग है या जो निम्न आय वर्ग है वो कैसे बचेगा, इन प्रलोभनों से कैसे बचेगा? और अच्छा, अगर आप ज्यादा कुछ सोचते हैं तो उसके लिए उन्होंने राम का नाम कर दिया। आप राम के नाम में लगे रहिए, वो आर्थिक सौगात लेकर के अब बैठे हुए हैं वो, और वो बिल्कुल देंगे। ये 4 लाख करोड़ आप लाख दिनेश जी आप ढूंढ करके लाए थे। 55 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ हो गया है, कर्ज 200 लाख करोड़ हो गया है। होने दीजिए, कौन परवाह करता है? इस देश में अब राम मंदिर की स्थापना हो रही है, क्या शंकराचार्यों की किसी ने परवाह करी? अब आप क्या चाहते हैं? आप अपने आंकड़े रिपोर्ट करते रहिए, अनिल जी भी आंकड़े देंगे, अरुण जी भी देंगे, हरि जी भी देंगे कि भाई 200 लाख करोड़ हो गया। अब आप कहेंगे 2 साल के बाद ये और ज्यादा हो जाएगा, 225 लाख करोड़ हो जाएगा। हो जाने दो, फिक्र किसको है? अगर आप सोच सकते हैं, वो तो आपको दरअसल सोचने लायक रख ही नहीं रहे ना, वो आपको तर्कजीवी बनने ही नहीं दे रहे हैं ना। तो आपको क्या बनने दे रहे हैं? आपको ये है कि आपको ये मिल जा रहा है 80 करोड़ है, 80 करोड़ में से अगर आधे ने भी अगर उनकी तरफ अगर अपना मुंह कर लिया, बाकी ईवीएम के बारे में मैं नहीं कहता कि ईवीएम क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अगर आधों ने भी अगर उनके साथ दे दिया और बाकी उनके अपना जो हार्डकोर वोटर है, तो यानी बीजेपी किसी मोर्चे पे पीछे नहीं रहने जा रही है। जैसा मैंने अभी शुरू में कहा था, वो थाली में जैसे वो व्यंजन सजाती है ना, नमक भी होता है, दाल भी होता है, सब्जी भी होती है, ये भी होती है और एक मिठाई भी होती है। तो वो मिठाई तो आपके पास 1 फरवरी को आ रही है, उससे पहले एक आपको एक बढ़िया सा एक एपेटाइजर आपको मिल गया 22 जनवरी को। अब 1 फरवरी की मिठाई का इंतजार करिए। और जहां तक दक्षिण वाली जो बात जो आपने जो शुरू किया, जो कार्यक्रम किया शुरू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा आगे की सोच के चलती है। उत्तर भारत में जहां वो शिखर पे पहुंच चुकी है, उस शिखर पे बने रहने में भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कुछ खामियाजा भुगते, नॉर्थ ईस्ट में कुछ खामियाजा भुगते 10-12 सीटों का। तो इसकी भरपाई के लिए इन्होंने चाल चल दी है, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, भक्ति रस में डूब गए हैं। जी। दिनेश जी।